हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे अमीनो एसिड के बारे में। तो अमीनो एसिड इसके नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि अमीनो एसिड, अमीनो का मतलब क्या हुआ? NH2 ग्रुप। एसिड का मतलब क्या हुआ? कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH ग्रुप। ठीक है। तो और इस दोनों, तो दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं अमीनो एसिड में, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, COOH ग्रुप। तो इन दोनों को अगर हम कार्बन के साथ कनेक्ट कर दें, ठीक है, कार्बन के साथ कनेक्ट कर दें और यहां पर हम लगाएंगे H और यहां पर R, तो कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट होगी। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये कॉमन स्ट्रक्चर है इसका, अमीनो एसिड का। दिस इज ए कॉमन स्ट्रक्चर, कॉमन स्ट्रक्चर फॉर अमीनो एसिड, फॉर अमीनो एसिड। अब आपको पता है अमीनो एसिड, आपने कई एग्जांपल नाम सुने होंगे, ग्लाइसिन, एलानिन। तो वो किस पे डिपेंड करते हैं? वो सब डिपेंड करते हैं इस आर पे। ग्लाइसिन के केस में यहाँ R इज इक्वल टू H हो जाता है। ठीक है। तो अगर बात करें ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले अमीनो ग्रुप लगाएंगे, फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाएंगे, कार्बन से कनेक्ट कर देंगे इसको, यहाँ पर H और यहाँ R इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे? H। ठीक है। तो ये R हमारा यहाँ पे H, तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया? ग्लाइसिन। ऐसे ही अगर आपको एलानिन का बनाना है तो पहले अमीनो ग्रुप, फिर एसिडिक ग्रुप, उसको कनेक्ट कर दो कार्बन से, यहाँ पे H और R की जगह यहाँ पर लगा देंगे CH3। तो अगर R इज इक्वल टू CH3 है तो ये हो जाता है एलानिन। ठीक है, एलानाइन। तो एलानाइन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा अगर RCH3 है? तो सब कुछ डिपेंड करता है R पे। ठीक है। तो अगर मैं कॉमन स्ट्रक्चर की बात करूं अमीनो एसिड के, कॉमन स्ट्रक्चर, तो यहां पर आपको चार वैलेंसी दिख रही है कार्बन की। पहली वैलेंसी पे कौन सा ग्रुप अटैच है? COH ग्रुप। दूसरी वैलेंसी पे कौन सा अटैच है? H ग्रुप। तीसरी वैलेंसी पे कौन सा अटैच है? NH2 ग्रुप। चौथी वैलेंसी पे यहाँ पर कौन अटैच है? R ग्रुप। तो चारों डिफरेंट डिफरेंट है, COH, H, NH2 और R। चारों डिफरेंट हमारे ग्रुप है, या फिर हम कह सकते हैं एटम है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि अगर कार्बन की चारों वैलेंसी ऑक्यूपाइड है डिफरेंट एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम, तो उस कार्बन को एक नाम दिया गया है, कुछ स्पेशल नाम, दैट इज एसिमेट्रिकल कार्बन। तो एसिमेट्रिकल कार्बन की डेफिनेशन क्या होती है? इफ all four valencies of carbon is occupied by different atom or group of atoms, then that carbon will be asymmetrical carbon। एसिमेट्रिकल कार्बन, तो ये जो सेंटर वाला कार्बन है ये एसिमेट्रिकल कार्बन होगा, एसिमेट्रिकल कार्बन। और इसी का दूसरा नाम होता है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन, कायरल कार्बन बोल लो या फिर एसिमेट्रिकल कार्बन बोल लो, बात एक ही है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? किसी कंपाउंड में एसिमेट्रिकल कार्बन होना, तो इससे क्या इंटरप्रेट करोगे आप? मैं ये बोलता हूं कि ये कंपाउंड है और इसमें एसिमेट्रिकल कार्बन है, तो जिस कंपाउंड में एसिमेट्रिकल कार्बन होगा वो एक आइसोमेरिज्म शो करेगा, जो कि स्ट्रक्चरल भी होगा एज वेल एज ऑप्टिकल, दोनों टाइप की। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो, कंपाउंड हैविंग asymmetrical carbon will show both structural as well as
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो कंपाउंड हैविंग एसिमेट्रिकल कार्बन विल शो बोथ स्ट्रक्चरल एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो अब आपको ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जिस कंपाउंड में एसिमेट्रिकल कार्बन है उससे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी हो सकता है, उससे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी हो सकता है। ठीक है, तो एक जनरल लाइन में यहां पर लिखता हूं, एक जनरल लाइन that all amino acid have one asymmetrical carbon, one asymmetrical carbon। ठीक है, ये जनरल लाइन है, ऑल अमीनो एसिड के पास एक एसिमेट्रिकल कार्बन तो होगा, बट आपको पता है कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो यहां अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूं, एक्सेप्ट, पहला एक्सेप्शन तो आपको याद रखना है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के पास जीरो एसिमेट्रिकल कार्बन हो, जीरो एसिमेट्रिकल कार्बन, और एसिमेट्रिकल कार्बन को कायरल कार्बन भी बोलते हैं, ये चीज याद रखना, जीरो एसिमेट्रिकल कार्बन। सेकंड, थ्रियोनिन एंड आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन एंड आइसोल्यूसिन, इसके अंदर 2 एसिमेट्रिकल कार्बन होंगे, 2 एसिमेट्रिकल कार्बन होंगे। ठीक है जी, तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि ऑल अमीनो एसिड हैज वन एसिमेट्रिकल कार्बन, हर एक अमीनो एसिड के पास एक एसिमेट्रिकल कार्बन होगा, बट एक्सेप्शंस ऑलवेज होते हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में 0 एसिमेट्रिकल कार्बन होते हैं, थ्रियोनिन एंड आइसोल्यूसिन में 2 एसिमेट्रिकल कार्बन होते हैं। अब आपको कैसे पता लगेगा ग्लाइसिन में 0 एसिमेट्रिकल कार्बन है? देखो, अगर मैं ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो मैंने आपको बताया था कि कॉमन स्ट्रक्चर बनाना होता है। पहले कॉमन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो पहले क्या बनाते हैं, अमीनो एसिड। पहले हम अमीनो ग्रुप बनाएंगे, फिर एसिडिक ग्रुप बनाएंगे, उसको हम कनेक्ट कर देते हैं कार्बन से। ठीक है, यहाँ पे H और यहाँ पर जो R आना था, R यहाँ पे क्या है, R इज इक्वल टू H, तो यहाँ पे H लिख दूंगा। ठीक है, तो ये है हमारा ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर। अब देखो, कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम से ऑक्यूपाई है या नहीं। COH, H, NH2 और H, ये दोनों सेम से ऑक्यूपाई है, ये भी और ये भी, ये डिफरेंट से है, ये भी हमारा डिफरेंट से है। तो ये दोनों जो ग्रीन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये दोनों सेम एटम हो गए, इसलिए जो सेंटर वाला कार्बन है ये एसिमेट्रिकल नहीं होगा, ये कायरल नहीं होगा। अगर COH वाला, इसमें भी तो कार्बन आ रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट करके बनाऊं तो यहाँ पर भी अगर मैं देखूं, यहाँ पर COOH, तो C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब ये वाला कार्बन देखिए, ये कार्बन, इस कार्बन की जो 2 वैलेंसी है उसको ऑक्सीजन ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। देखो, इस कार्बन की 2 वैलेंसी को ऑक्सीजन ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, सेम एटम ने, इसलिए ये कार्बन भी एसिमेट्रिकल नहीं होगा। तो कहने का मतलब दोनों कार्बन एसिमेट्रिकल नहीं है, इसलिए ग्लाइसिन के पास 0 एसिमेट्रिकल कार्बन होते। तो इससे क्या सिग्निफिकेंस निकला, क्या इंटरप्रेट कर पाओगे इसको? इसकी ये इंटरप्रिटेशन करनी है आपको कि ग्लाइसिन ऐसा अमीनो एसिड है जो स्ट्रक्चरल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। ग्लाइसिन इज ओनली अमीनो एसिड which will not show structural as well as optical isomerism, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं आइसोल्यूसिन और थ्रियोनिन, इसके पास 2 एसिमेट्रिकल कार्बन होते हैं। तो 2 कैसे याद रखोगे? देखो, थ्रियोनिन मींस 3, आइसोल्यूसिन आई मींस 1, तो 3 - 1 2 बच गया। ठीक है, तो 2 एसिमेट्रिकल कार्बन वाले अमीनो एसिड कैसे याद रखोगे? 2 एसिमेट्रिकल कार्बन अमाइनो एसिड, तो 2 को याद रखना 3 - 1 से, 3 - 1, 3 मींस थ्रियोनिन
और 1 मीन्स आइसोल्यूसिन। ठीक है, तो इसको याद रखना। और इसके पास 2 एसिमेट्रिकल कार्बन है ना, तो इसका मतलब ये औरों से अलग है। जो दूसरे अमीनो एसिड होते हैं उनके पास एक ही होता है एसिमेट्रिकल कार्बन, लेकिन इनके पास 2 है। तो जो थ्रियोनिन और आइसोल्यूसिन इनके पास 2 एसिमेट्रिकल कार्बन है, तो इसलिए इसको सिंथेसाइज करना बॉडी में डिफिकल्ट है। तो याद रखना, डिफिकल्ट टू सिंथेसाइज इन बॉडी, इन दोनों को बॉडी में सिंथेसाइज करना डिफिकल्ट टास्क है। तो इसलिए ये कहां से हमको लेने पड़ते हैं, दीज अमीनो एसिड्स आर टेकन फ्रॉम डाइट। ये हमको डाइट से लेने पड़ते हैं, जो हम खाना खाते हैं वहां से हमको ये अमीनो एसिड लेने पड़ते हैं। तो इसलिए ये सिंथेसाइज नहीं होते हमारी बॉडी में, डाइट से लेने पड़ते हैं। इसलिए इन अमीनो एसिड को बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल मतलब जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल्स है। अब जो हमारी बॉडी में बन जाते हैं तो इसका मतलब वो एसेंशियल नहीं है, वो हमारी बॉडी में बन रहे हैं तो हमको बाहर से लेने की क्या जरूरत है, तो उस केस में वो एसेंशियल्स नहीं है। ठीक है, तो एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं, जो सिंथेसाइज करना जिनको डिफिकल्ट है बॉडी में और जिनको हमको डाइट से लेना पड़ता है। तो एसेंशियल अमीनो एसिड के ये दोनों एग्जांपल हैं, थ्रियोनिन और आइसोल्यूसिन। तो इसको आप ना लिंक कर सकते हो कि थ्रियोनिन और आइसोल्यूसिन, इसके अंदर 2 एसिमेट्रिकल कार्बन है, तो 2 एसिमेट्रिकल कार्बन को सिंथेसाइज करना इन अमीनो एसिड को डिफिकल्ट है। सो डिफिकल्ट है सिंथेसाइज करना, तो हमको कहीं ना कहीं से तो लेना पड़ेगा। तो हम कहां से लेंगे, डाइट से लेंगे। तो डाइट से लेंगे तो ये एसेंशियल अमीनो एसिड की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल अमीनो एसिड। तो इसमें थ्रियोनिन और आइसोल्यूसिन के आपको एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखने हैं। अब बात करें सेमी एसेंशियल। अब हमारे पास 2 सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड भी हैं, 2 सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। उसके एग्जांपल आपको याद रखने हैं। पहला आर्जिनिन, सेकंड आपको जो याद रखना है यहाँ पे, सेकंड हिस्टिडीन। ठीक है, ये दोनों अमीनो एसिड सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड कैटेगरी में आते हैं, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। अगर ये दोनों ही ऑप्शन में हो तो आर्जिनिन के पास जाना है, आर्जिनिन को टिक करना है। ठीक है, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन बोथ आर सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। तो एक हिस्टिडीन के बारे में एक चीज याद रखोगे कि दिस अमीनो एसिड इज एसेंशियल इन चिल्ड्रन, एसेंशियल इन चिल्ड्रन। एसेंशियल इन चिल्ड्रन का मतलब क्या है कि जो चिल्ड्रन की बॉडी है, चिल्ड्रन बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज इट, कैन नॉट सिंथेसाइज इट, but non-essential in adult, non-essential in adult. So adult body, adult's body can synthesize it. ठीक है, तो इस वे में आपको याद रखना है, हिस्टिडीन ऐसा अमीनो एसिड है जो चिल्ड्रन में तो एसेंशियल है, मतलब चिल्ड्रन में हमको डाइट के थ्रू देना पड़ता है चिल्ड्रन को, क्योंकि चिल्ड्रन की बॉडी इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकती। सेकंड आपको नॉन एसेंशियल है एडल्ट में, क्योंकि एडल्ट की बॉडी इनको सिंथेसाइज कर सकती है। तो हिस्टिडीन का ये एग्जांपल आपको याद रखना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ सोल्यूबिलिटी के बारे में। सोल्यूबिलिटी, इसको ना थोड़ा कंसेप्ट से समझने की कोशिश करेंगे सोल्यूबिलिटी। ठीक है, आप कई बार हमको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड है जो इनसोल्यूबल है, जो सोल्यूबल है। तो सोल्यूबिलिटी को ना थोड़ा कंसेप्ट से समझने की कोशिश करते हैं कि सोल्यूबिलिटी, मैं बोल रहा हूँ ये कंपाउंड सोल्यूबल है तो क्यों है। तो हमेशा याद रखना, सोल्यूबिलिटी होती है इज बिकॉज ऑफ चार्जेस। सोल्यूबिलिटी के पीछे क्या कारण होता है, ड्यू टू चार्जेस, चार्ज, चार्जेस की वजह से सोल्यूबिलिटी होती है। अब मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा। सपोज करो अगर हमारा अमीनो एसिड, अमीनो एसिड स्ट्रक्चर बना दे कॉमन अमीनो एसिड का, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बहुत इजी है बनाना, अब तो आपको होपफुली बहुत आसान लग गया होगा। यहाँ पर H, यहाँ पे R। ठीक है, तो ये हमारा अमीनो एसिड है। सपोज करो इस अमीनो एसिड पे चार्ज आ जाता है, अमीनो एसिड आयनाइज हो जाते हैं, अमीनो एसिड आयनाइज। तो जब भी इसके ऊपर चार्ज आएगा
तो चार्ज आएगा तो यहाँ पर जो NH2 है ना, ये NH3 पॉजिटिव हो जाएगा, अमीनो ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है हमेशा कि नेगेटिव चार्ज कौन से ग्रुप पे आता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे। जैसे ही अमीनो एसिड आयनाइज होता है तो नेगेटिव चार्ज आता है कौन से ग्रुप पे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे, कार्बोक्सिलिक। और पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है अमीनो ग्रुप पे, ठीक है। तो इस वे में आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए, अमीनो एसिड अगर मैं आयनाइज बनाऊं, चार्ज्ड अमीनो एसिड, चार्ज्ड अमीनो एसिड, तो उसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा? NH3 पॉजिटिव, COO नेगेटिव, यहाँ पे H और यहाँ पे R। तो ये क्या है? आयनाइज फॉर्म होगा, आयनाइज्ड। बट अगर हम नेट चार्ज देखें इसके ऊपर कितना है? प्लस माइनस जीरो हो गया। तो इस कंपाउंड के ऊपर नेट चार्ज तो है जीरो, ये आयनाइज फॉर्म है, बट अगर नेट चार्ज देखेंगे तो जीरो है, ठीक है। ये प्लस ये माइनस जीरो, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज है और एक माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज क्या हो गया? जीरो। तो इन स्ट्रक्चर को ना ज्विटर आयन बोलते हैं, इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम ज्विटर आयन, ज्विटर आयन। ज्विटर आयन का मतलब क्या है? Z फॉर ज्विटर आयन, Z फॉर जीरो चार्ज, ठीक है। तो इन स्ट्रक्चर को जिनके ऊपर नेट चार्ज जीरो होगा उसको ज्विटर आयन बोलते हैं। ज्विटर आयन को एम्फोलाइट के नाम से भी बोला जाता है। ज्विटर आयन का दूसरा नाम क्या है? एम्फोलाइट। तो ज्विटर आयन आल्सो नोन एज एम्फोलाइट, ठीक है। ज्विटर आयन को हम एम्फोलाइट भी बोलते हैं। ज्विटर आयन मतलब क्या है कि ज्विटर आयन जीरो चार्ज। तो मैंने आपको क्या बताया था? पहली लाइन क्या लिखवाई थी? सोल्यूबिलिटी इज ड्यू टू चार्जेस। सोल्यूबिलिटी किसकी वजह से होती है? चार्जेस की वजह से। तो अब ज्विटर आयन अगर ये फॉर्म है अमीनो एसिड की जो अभी मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर CO माइनस NH3 प्लस, यहाँ H, ये R, तो ये है, इसको बोलते हैं ज्विटर आयन। तो अगर ये फॉर्म है तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था सोल्यूबिलिटी किस चीज की वजह से होती है? सोल्यूबिलिटी इज ड्यू टू चार्जेस। तो अगर ये फॉर्म है, इस पे नेट चार्ज क्या है? जीरो, क्योंकि ये तो ज्विटर आयन है। नेट चार्ज क्या है? जीरो। तो इसका मतलब ये क्या होगा? इनसोल्यूबल होगा, इनसोल्यूबल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? इनसोल्यूबल होगा। इनसोल्यूबल होगा तो प्रेसिपिटेट बनाएगा, प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो इसकी मैं समरी लिखूं, क्या होगा? देखो, अब हमको यहाँ पर एक चीज पहले एक चीज और मैं कंसेप्ट बता दूं। यहाँ पे एक होता है PI, PI होते हैं आइसो इलेक्ट्रिक pH, आइसो इलेक्ट्रिक pH। अभी ना मैं आपको इसकी सारी समराइज करके आपको बहुत इजी वे में इसको क्लियर कर दूंगा। आइसो इलेक्ट्रिक pH क्या है? द pH at which ज्विटर ion will exist, ज्विटर ion will exist, जहां पर ज्विटर आयन एग्जिस्ट करते हैं उस पीएच को बोलते हैं PI, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एट PI ऑफ प्रोटीन, किसी प्रोटीन का PI मेंशन है, PI गिवन है, देन दैट प्रोटीन will precipitate at that pH। सपोज करो किसी PI प्रोटीन का PI गिवन है, आपको यहाँ पर एक प्रोटीन दिया हुआ है और आपको उसका PI पता है, PI मतलब उसका PI है सपोज 6, तो एट pH 6 ये प्रोटीन प्रेसिपिटेट कर जाएगा, प्रोटीन प्रेसिपिटेट कर जाएगा, क्योंकि प्रोटीन 6 pH पे एज ए ज्विटर आयन एग्जिस्ट करेगा। तो PI का मतलब क्या है? आइसो इलेक्ट्रिक pH, और उस pH पे ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
ठीक है, जिसपे नेट चार्ज 0 होता है, और उस टाइम नेट चार्ज 0 होने की वजह से वो इनसोल्यूबल होगा और उस वजह से प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको अब बिल्कुल समराइज करके बता रहा हूँ। देखो, अगर pH इज इक्वल टू PI है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ज्वेटर आयन एग्जिस्ट, ज्वेटर आयन एग्जिस्ट मींस जीरो चार्ज ऑन प्रोटीन, जीरो चार्ज ऑन प्रोटीन, जीरो चार्ज होगा प्रोटीन के ऊपर, तो इसका मतलब प्रेसिपिटेशन होगी। ठीक है, जीरो चार्ज की वजह से क्या होगा, इनसोल्यूबल होगा, और इनसोल्यूबल की वजह से क्या होगी, प्रेसिपिटेशन होगी। ठीक है, तो ये याद रखना है, pH इज इक्वल टू PI, ज्वेटर आयन एग्जिस्ट, ज्वेटर आयन है तो जीरो चार्ज है, तो इनसोल्यूबल है तो प्रेसिपिटेशन। इफ pH is less than PI, if pH is less than PI, तो इसका मतलब हमारा एसिडिक pH है, एसिडिक pH है। ठीक है, तो प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो चार्ज होगा तो सोल्यूबल होगा। ठीक है, चार्ज है तो सोल्यूबल है। अगर pH इज मोर देन PI, तो इट मींस अल्कलाइन pH है, तो यहाँ पे प्रोटीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। दोनों के केस में सोल्यूबल होगा, प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। तो प्रेसिपिटेट कब बनेंगे, जब pH इज इक्वल टू PI, PI आइसो इलेक्ट्रिक pH को बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको रिवाइज करें pH PI वाले कंसेप्ट को, तो pH इज इक्वल टू PI पे मैंने आपको बताया कि ज्वेटर आयन एग्जिस्ट करेगा, जीरो चार्ज होगा, प्रोटीन प्रेसिपिटेट करेंगे। pH अगर लेस देन PI है, PI से कम pH है, तो एसिडिक pH होगा, तो प्रोटीन विल हैव पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर pH इज मोर देन PI, pH PI से ज्यादा है, तब अल्कलाइन pH होगा, तब प्रोटीन विल हैव नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अल्कलाइन pH पे नेगेटिव चार्ज होगा, अल्कलाइन एंडिंग विद Ne, तो Ne स्टैंड फॉर नेगेटिव। याद रख लेना, बस एक याद करने का तरीका है कि अल्कलाइन pH है, अल्कलाइन एंडिंग विद Ne, तो अल्कलाइन pH पे प्रोटीन का नेगेटिव चार्ज होता है, एसिडिक pH पे प्रोटीन का पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, बट एक यहाँ पे कंफ्यूजिंग टर्म और होती है जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या है कि अगर मैं बात करूं, अमीनो एसिड्स की बात हो रही है, एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड, इनका नेगेटिव चार्ज होता है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एसिडिक अमीनो एसिड पे नेगेटिव चार्ज, और बेसिक अमीनो एसिड पे, बेसिक अमीनो एसिड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, एसिडिक अमीनो एसिड के एग्जांपल में अगर आपको बताऊं, लाइक ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, इन पे नेगेटिव चार्ज होगा। बेसिक अमीनो एसिड के अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, एग्जांपल लाइसिन, आर्जिनिन, इन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, एसिडिक अमीनो एसिड पे नेगेटिव चार्ज, बेसिक अमीनो एसिड पे पॉजिटिव चार्ज। चलिए, तो यहाँ पर जो आपको कंफ्यूजन करने वाली बात थी, जो कंफ्यूज करेगी आपको, कि एसिडिक पीएच पे प्रोटीन का पॉजिटिव चार्ज, अल्कलाइन पीएच पे प्रोटीन का नेगेटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अमीनो एसिड की, एसिडिक अमीनो एसिड नेगेटिव, बेसिक अमीनो एसिड पॉजिटिव। यहाँ अमीनो एसिड की बात हो रही है, दोनों अपोजिट है, एसिडिक अमीनो एसिड नेगेटिव चार्ज, और अगर यहाँ पर बात करें एसिडिक पीएच पे प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसको तो जस्ट अल्कलाइन से याद रख लेना, अल्कलाइन पीएच तो नेगेटिव प्रोटीन होगा, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन होगा। अब इस पे इसको याद रखना, एसिडिक अमीनो एसिड तो नेगेटिव चार्ज होगा, बेसिक अमीनो एसिड पॉजिटिव। तो ये अमीनो एसिड की बात हो रही है, और ये मीडियम की बात हो रही है कि मीडियम कैसा है और उस पर प्रोटीन कैसा बिहेव करता है। ठीक है, अल्कलाइन मीडियम में, अल्कलाइन मींस लास्ट में Ne, तो अल्कलाइन का Ne स्टैंड फॉर नेगेटिव चार्ज प्रोटीन। ठीक है, और एसिडिक अमीनो एसिड की बात करें तो नेगेटिव चार्ज, और बेसिक अमीनो एसिड की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एग्जांपल आप यहां पर लिख सकते हो, एसिडिक के ग्लूटामेट एस्पार्टेट, और बेसिक के
ग्लाइसिन एंड आर्जिनिन। अब जनरल बेसिक देखते हैं अमीनो एसिड का। जनरल बेसिक ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, जनरल बेसिक। तो एक पॉइंट लिखो, जनरल पॉइंट, ऑल अमीनो एसिड, ऑल अमीनो एसिड आर एल अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, सपोज करो मैं यहां पर ग्लाइसिन लिखता हूं, ग्लाइसिन, और यहां पर मैंने लिखा एलानिन। तो अगर इसके साथ कुछ भी नहीं है, ग्लाइसिन और एलानिन लिखा है खाली, तो इट मींस ये एल अल्फा ग्लाइसिन है, एल अल्फा एलानिन। ठीक है, तो कई बार नॉर्मली वर्ड लिखे होते हैं अमीनो एसिड के नाम, एलानिन, ग्लाइसिन, थ्रियोनिन, हिस्टिडीन, तो इट मींस दीज आर एल अल्फा। एल अल्फा बार बार आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अगर नॉर्मली सिंगल नेम लिखा हुआ है, जस्ट लाइक ग्लाइसिन, जस्ट लाइक एलानिन, हिस्टिडीन, थ्रियोनिन, मिथियोनिन, जो भी लिखा हुआ है, मतलब फॉर एग्जांपल, तो ग्लाइसिन और एलानिन मींस ये एल अल्फा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया जनरल लाइन कि ऑल अमीनो एसिड आर एल अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, तो एल अल्फा का मीनिंग समझते हैं कि एल अल्फा का क्या मीनिंग है। एल अल्फा अमीनो एसिड, ये जो एल अल्फा है ना, ये किसके रिस्पेक्ट में है, इन रिलेशन टू अमीनो ग्रुप, विद रिस्पेक्ट टू अमीनो ग्रुप। मैं आपको समझाऊंगा कैसे, विद रिस्पेक्ट टू अमीनो ग्रुप। ठीक है, आपको पता है अमीनो एसिड में एक अमीनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, तो ये एल अल्फा किसके रिस्पेक्ट में है, अमीनो ग्रुप के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो एल का मतलब क्या है कि जो अमीनो ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, वो लेफ्ट साइड पे है, ऑन लेफ्ट साइड। मतलब कि मैंने आपको बताया था अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो NH2 लेफ्ट में लेंगे, COH राइट में लेंगे, कार्बन के साथ उसको कनेक्ट कर देंगे, और ये R, तो ये L फॉर्म है। D फॉर्म बनानी हो तो यहां राइट में NH2, लेफ्ट में COH, H और ये R, ये होगी D फॉर्म। तो ऑल अमीनो एसिड, जितने भी अमीनो एसिड है, मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखवाई थी, वो L फॉर्म होते हैं, L अमीनो एसिड। तो L मतलब अमीनो ग्रुप कहां पे होगा, लेफ्ट में। ठीक है, तो L का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि L का क्या मीनिंग है, जो कैपिटल L है, NH2 ग्रुप ऑन लेफ्ट साइड। अब अल्फा को समझते हैं। अल्फा, अल्फा का क्या मतलब है कि अल्फा कार्बन हैज अमीनो ग्रुप, अल्फा कार्बन हैज अमीनो ग्रुप। ये जो अमीनो ग्रुप होता है ना, ये अल्फा कार्बन पर होता है। अब अल्फा कार्बन किसको बोलते हैं, सपोज ये है COH, यहाँ 1 2 3 4 ऐसे कार्बन लगे हुए हैं, तो फर्स्ट कार्बन किसको बोलेंगे, जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है, ये होगा हमारा फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ वाला कार्बन है ना, इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। ठीक है, और नेक्स्ट बीटा, फिर गामा, ऐसे करके डेल्टा, जो भी होंगे, लेकिन हमको अल्फा बीटा गामा एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो होगा अल्फा, फिर उससे नेक्स्ट बीटा, फिर गामा। ठीक है, तो यहां पर कार्बन नंबर 2 ये क्या है, अल्फा। ठीक है, तो अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं अमीनो एसिड का, तो NH2 C COOH, यहां H और ये R, तो ये हमारा कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2। तो COOH ये ग्रुप अटैच है इस कार्बन के साथ, कार्बन नंबर 2 के साथ, तो ये हमारा अल्फा कार्बन है। और इस अल्फा कार्बन के पास NH2 ग्रुप है, इस अल्फा कार्बन के पास क्या है, NH2 ग्रुप, इसलिए इसको अल्फा बोलते हैं। तो आपको L का भी पता लग गया, क्योंकि ये NH2 लेफ्ट में है, इसलिए कैपिटल L, और ये NH2 इस अल्फा कार्बन के पास है, इसलिए L अल्फा। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि जितने भी अमीनो एसिड होते हैं वो L अल्फा अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको अल्फा का मीनिंग पता लग गया होगा। अल्फा का क्या मीनिंग बोलोगे कि अल्फा कार्बन हैज अमीनो ग्रुप। ठीक है, अब बात करें तो इसका मतलब अल्फा जो है अमीनो एसिड, उसमें बीटा भी होता होगा,
तो एग्जाम्पल एक याद रखना, बीटा एलानिन, बीटा एलानिन, तो उसमें जो बीटा कार्बन होगा ना उसके पास NH2 ग्रुप होगा। NH2 ग्रुप किसके पास होगा? बीटा कार्बन के पास। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जो हमारे अमीनो एसिड में जो अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन में होते हैं, अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन इज ऑलवेज अल्फा, अमीनो एसिड इन प्रोटीन इज ऑलवेज अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। लेकिन फ्री अमीनो एसिड जो प्रोटीन में नहीं है, फ्री अमीनो एसिड ये अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है और गामा भी हो सकता है। फ्री अमीनो एसिड कैन बी अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट, अमीनो एसिड इन प्रोटीन, अमीनो एसिड इन प्रोटीन इज ऑलवेज एल, इज ऑलवेज एल, कैपिटल एल, मतलब लेफ्ट साइड में अमीनो ग्रुप होगा। लेकिन फ्री अमीनो एसिड, फ्री अमीनो एसिड वो एल भी हो सकता है और डी भी। तो आप लिख लोगे यहाँ पे, फ्री अमीनो एसिड कैन बी एल फॉर्म और डी फॉर्म, लेकिन अमीनो एसिड जो प्रोटीन में होते हैं वो ऑलवेज एल होंगे। और इसी तरीके से अमीनो एसिड जो प्रोटीन में होते हैं वो ऑलवेज अल्फा होंगे, ठीक है। तो प्रोटीन के अंदर एल और अल्फा फॉर्म ही मिलती है, लेकिन फ्री अमीनो एसिड अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है और गामा। बीटा का एग्जांपल कौन सा है? बीटा एलानिन। ये पायरीमिडीन का मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है। पायरीमिडीन का जब मेटाबॉलिज्म होता है, पायरीमिडीन जो हमने प्यूरिन पायरीमिडीन पढ़े हैं, ठीक है, तो पायरीमिडीन का मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट होता है ये बीटा एलानिन, ठीक है। लेकिन वो फ्री अमीनो एसिड में होगा, लेकिन प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड होंगे तो वो ऑलवेज अल्फा होगा। और अमीनो एसिड इन प्रोटीन इज ऑलवेज एल, ठीक है। अमीनो एसिड इन प्रोटीन इज ऑलवेज एल, और फ्री अमीनो एसिड एल भी हो सकता है और डी भी। डी के एग्जांपल याद रख लो, डी सीरीन, डी सीरीन, डी एस्पार्टेट, ये हमारी बॉडी में ब्रेन में मिलते हैं, ठीक है, फाउंड इन ब्रेन। तो ये जनरल बेसिक इंट्रोडक्शन था अमीनो एसिड का। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें 1 बाय 1 अमीनो एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो इसको वीडियो को अच्छे से कवर करना और इसके नोट्स बना के रिवाइज करने आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।